नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं प्रिया और मैं हूँ राकेश। हम स्वागत करना चाहेंगे बिहार यूनिसेफ में एजुकेशन ऑफिसर बसंत सिन्हा जी का। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे खास नमस्कार। कार्यक्रम में। नमस्कार, सुप्रभात। बसंत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ स्टूडियो में एक और विशेष मेहमान मौजूद हैं जो हमें बताएंगी कि क्या कुछ यूनिसेफ के द्वारा किया जा रहा है बिहार में, साथ ही साथ एजुकेशन को लेकर के क्या क्या कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उनका भी जिक्र करेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पुष्पा जोशी जी, जो कि एजुकेशन स्पेशलिस्ट हैं यूनिसेफ बिहार। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है पुष्पा जी। आज हम सब, पूरा विश्व साक्षरता दिवस मना रहा है। एक ऐसा दिवस जो अक्षर ज्ञान को चेरिश करता है, अक्षर ज्ञान की महत्ता को बताता है हम सबको। हम आपसे जानना चाहेंगे कि साक्षरता क्या है और विश्व साक्षरता दिवस मनाने के पीछे क्या महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा है यूनिसेफ का, इसके बारे में आप हमें बताएं। धन्यवाद। मैं अपनी बात को एक इंग्लिश की कहावत है उससे शुरू करना चाहूँगा। कहता है कि इफ़ यू वांट टू प्लान फॉर 1 ईयर sow seeds. If you want to plan for 10 years, plant trees. But if you want to plan for lifetime, exactly. educate people. So कहने का तात्पर्य है कि अगर आप 1 वर्ष की योजना बनाना चाहते हैं तो बीज बोइए, वो बीज पौधा का आकार ले लेगा। अगर आप 10 वर्ष की योजना बनाना चाहते हैं तो पेड़ लगाइए, 10 साल में वो पेड़ तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर आप जीवन पर्यंत चलने वाली योजना बनाना चाहते हैं तो लोगों को शिक्षा, लोगों को जानकारी, लोगों में चेतना, लोगों में विकास कैसे लाया जाए, इस पर काम करने की आवश्यकता है। विश्व साक्षरता दिवस जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें लोगों को लिखने पढ़ने की जानकारी दी जाए। जो हमारे यहाँ पहले लोग अंगूठे लगाते थे उनको इनसे निकाला जाए और वो कम से कम लिखना पढ़ना कैलकुलेट करना इसको वो जान सकें, समझ सकें है। सो उस उद्देश्य को लेकर के कि कोई भी व्यक्ति निरक्षर नहीं रहे। निरक्षर मतलब अक्षर की पहचान करना, उसको पढ़ना लिखना समझना और उसको अपने भाव को व्यक्त कर पाने में सफल हो सके, उसको लेकर के ये साक्षरता जो है कार्यक्रम चलाया गया है। जो व्यक्ति कभी स्कूल नहीं गए हैं उनके फर्स्ट जनरेशन लर्नर हम लोग कहते हैं कि आज अगर कोई एक बच्चा किसी मोस्ट मार्जिनलाइज कम्युनिटी जैसे मुसहर कम्युनिटी से हैं, ऐसे हाँ, जो बिल्कुल बहुत सारे हैं जो उस वर्ग से हैं जहाँ पे शिक्षा की पहुँच बहुत बहुत बेहतरीन तरीके से नहीं है। हाँ, सो उनके बच्चे अगर आज आ रहे हैं तो उनकी पीढ़ी में कभी कोई स्कूल नहीं गए हैं। सो जो स्कूल नहीं गए हैं उनको है सो अक्षर का ज्ञान, लिखने पढ़ने की जानकारी दी जा सके ताकि वो चीज़ों को समझ सके। उनसे कोई यूं ही अंगूठा ना लगवा ले, पढ़ सके, समझ सके और अपना निर्णय ले सके। इसको ध्यान में रखते हुए साक्षरता कार्यक्रम जो है वो चलाया गया है। जी बिल्कुल। साक्षरता को लेकर और भी बातें करेंगे, लेकिन पुष्पा जोशी जी, आपसे जानना चाहेंगे, यूनिसेफ से आप ताल्लुकात रखती हैं। यूनिसेफ में आप बिहार की अगर बात की जाए तो शिक्षा विशेषज्ञ हैं। पहले हम यूनिसेफ के बारे में आपसे थोड़ा जिक्र करना चाहेंगे कि यूनिसेफ ये किस तरह अधिक से अधिक बच्चों तक अपनी पहुंच बना पाती है, और इस मिशन का जो शुरुआत हुआ था, इसका जो गठन किया गया था, किन उद्देश्यों के साथ हुआ है और इसके दूरगामी परिणाम क्या है, इसके बारे में जरूर बताएं। जैसा कि बात हो रही है, यूनिसेफ बच्चों के लिए काम कर रहा है। आपने ऑलरेडी इसके बारे में बताया। बच्चों के वेलफेयर के लिए और बच्चों के जो उनका पार्टिसिपेशन, उनका डेवलपमेंट और उनका सर्वाइवल, इन तीनों मुद्दों पर यूनिसेफ काम कर रहा है। इंडिया में हम लोग लगभग 17 राज्यों में काम कर रहे हैं और 13 राज्यों में ऑफिसेज हैं, और हर स्टेट के अपना कुछ कॉन्टेक्स्ट है। शिक्षा को लेकर के कहीं पर अलग तरह की समस्याएं हैं, कहीं पर ट्रांजिशन को लेकर के समस्याएं हैं। तो उन राज्यों के जो कॉन्टेक्स्ट है उसको ध्यान में रखते हुए वहाँ के प्रोग्राम्स को हम लोग वीव करते हैं। मेनली जो काम रहता है वो रहता है कि बालिका शिक्षा तक कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचा जाए, और जो बच्चे सबसे ज़्यादा अभी भी पिछड़े हुए हैं, क्योंकि पिछले कुछ 20 वर्षों में काफ़ी शिक्षा के उसमें विकास हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ों में हम लोग अभी भी काफ़ी पिछड़े हुए हैं। उदाहरण के लिए बालिका शिक्षा को लेकर के अभी भी हमें बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है। जो बच्चे वंचित वर्ग से या जो बहुत ही पिछड़े वर्गों से आते हैं उनके लिए भी शिक्षा की व्यवस्था के लिए बहुत काम करने की ज़रूरत है, जिससे कि उनको एक मुख्य धारा में लाया जा सके और उनको जो इक्विटेबल राइट्स हैं वो मिल सके। तो इस तरह की चीज़ों के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। शिक्षा में पॉलिसी से लेकर के जो करिकुलम है
उनके टेक्स्ट बच्चों की टेक्स्ट बुक हैं और साथ में उनको हर बच्चे तक एक क्वालिटी गुणवत्तापूर्ण इंक्लूसिव एजुकेशन मुहैया कराई जा सके, इसके लिए यूनिसेफ काम कर रहा है। और इसके लिए सभी सरकारों जो कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, CSRs हैं या जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, इनके साथ मिल करके यूनिसेफ एक कन्वीनिंग रोल प्ले करता है सभी बच्चों तक शिक्षा पहुंचाने के लिए। अगर मैं पुष्पा जी आपसे बात करूं तो इस बार का जो थीम है, हर साल का एक थीम होता है और उसको ध्यान में रखकर साक्षरता दिवस जो है उसको पूरा एक साल मनाया जाता है। और इस बार का जो थीम है वो है लिटरेसी ऑफ ह्यूमन सेंटर्ड रिकवरी, नैरोइंग द डिजिटल डिवाइड, यानी कि मानव केंद्रित पुनर्प्राप्ति के लिए साक्षरता, डिजिटल विभाजन को कम करना। क्या किन उद्देश्यों के साथ इस थीम को लाया गया है, साथ ही साथ क्या कुछ अचीव करने की बात इस थीम के तहत की गई है, इसके बारे में आप बताएं हमें। जी, देखिए साक्षरता जो है वो कोई नई बात नहीं है। इंडिया में भी 47 से इसके काफ़ी सारे प्रयास हो रहे हैं और हर साल एक नई थीम जो साक्षरता दिवस की होती है वो उस साल में जो भी समस्याएं या उस साल में जो भी इश्यूज़ हैं उसको ध्यान में रखते हुए होती हैं। दो तरह की बातें, एक तो कोविड की वजह से जो एक हम न्यू नॉर्मल की स्थिति में जी रहे हैं, सब ऑनलाइन एजुकेशन है, जो पेरेंट्स का रोल है जो शिक्षा को ध्यान में रखते हुए उसको भी रीडिफाइन करने की ज़रूरत है, क्योंकि सारा ऑनलाइन एजुकेशन हो रहा है तो वहाँ पेरेंट्स कैसे अपने बच्चों को सपोर्ट कर सकते हैं, एक तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है। उसमें क्योंकि शिक्षा ऑनलाइन हो रही है तो एक डिजिटल डिवाइड हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों तक शिक्षा मुहैया नहीं हो पा रही है क्योंकि उनके पास जो डिजिटल डिवाइसेस हैं वो उनकी उपलब्धता नहीं है। दूसरा मुद्दा ये है कि जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं वो धीरे धीरे सब ऑनलाइन होती जा रही है, तो उसके लिए जो कम्युनिटीज़ हैं, जो लोग हैं, तो जो लिखने पढ़ने की जो क्षमता है उसके साथ साथ डिजिटल लिटरेसी को भी उनके लिए जानना बहुत ज़रूरी है अगर उनको जो सरकारी योजना है उनका अगर लाभ लेना है। यहाँ तक कि अब जैसे आप देखते हैं वैक्सीन जो ले रहे हैं उसको भी हमें ऑनलाइन उसके लिए रजिस्टर करना होता है, या बहुत सारी योजनाएं हैं वो ऑनलाइन उपलब्ध होती हैं। तो अगर वो डिजिटल लिटरेसी लोगों में नहीं होगी तो वो जो उपलब्धता है उन योजनाओं की वो उन तक नहीं पहुंच पाएगी। तो उसके लिए जो डिजिटल डिवाइड है उसको जितना हो सके उसको नैरो डाउन करने की ज़रूरत है। इसके लिए इस वर्ष इस थीम को रखा गया है। एक तो न्यू नॉर्मल के साथ डील करना और दूसरा जो भी सरकारी योजनाएं हैं वो लोगों तक पहुंच पाए, उसके लिए जो भी डिजिटल डिवाइड है उसको नैरो करने की बात इसमें कही गई है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी चीज़ है क्योंकि शिक्षा का जो अधिकार है वो हर व्यक्ति का है और हर व्यक्ति तक, चाहे वो समाज के अंतिम पायदान पर ही वो व्यक्ति क्यों ना खड़ा हो, बच्चा क्यों ना हो, उन तक भी शिक्षा वैसे ही पहुंचनी चाहिए, वैसे ही ABCD और वैसे ही क ख ग भी होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने। जी बिल्कुल। वसंत जी आपके पास आना चाहेंगे, और जैसा कि साक्षरता दिवस ये सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे देश और दुनिया के लिए कीमती समय है और इस दिवस को एक विशेष रूप के रूप में देखा भी जाता है। हम ये जानना चाहेंगे कि जब भी बात लिटरेसी की आती है तो इसमें देश के विकास, देश का जो ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है, उससे एजुकेशन से, लिटरेसी से जोड़कर देखा जाता है। सवाल ये उठता है कि क्या लिटरेसी और एजुकेशन एक ही है या फिर अलग अलग? क्या साक्षर होना ही शिक्षित है? हम चाहेंगे दर्शकों को समझाएं कि इन दोनों में भिन्नता और असमानताएं क्या है। देखिए, दोनों साक्षर और शिक्षित होना दोनों में व्यापक अंतर है। जी। साक्षरता से तात्पर्य हम लोगों का है कि व्यक्ति अगर लिखना, पढ़ना, कैलकुलेशन करना आ गया तो हम लोग कहते हैं ये साक्षर है। जिनको अक्षर ज्ञान नहीं था, हमने उनको लिखने, पढ़ने, अपना नाम लिखना, कैलकुलेशन करना, ये चीज़ अगर वो समझ गए तो हम लोग कहते हैं ये व्यक्ति साक्षर हो गए। शिक्षित और शिक्षा का जो है वो एक व्यापक पैमाना है। ये शिक्षा जो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस हम लोग जो कहते हैं वो एक है। तो शिक्षा क्या है, हम लोग इसमें कहते हैं शिक्षित किसको कहेंगे? बिहेवियरल चेंज जिसको कहते हैं, व्यवहारिक परिवर्तन जिस व्यक्ति में हुआ है कि हमें, हमारे पास नॉलेज है, हमने उस नॉलेज को आत्मसात किया। हम लोग कहते हैं नॉलेज, एटीट्यूड और प्रैक्टिस। सो ज्ञान हमारे पास है लेकिन उस ज्ञान को हमने आत्मसात नहीं किया, हृदय परिवर्तन नहीं किया, हमारा व्यवहार में परिवर्तन नहीं हुआ, तो हमारे एक्शन जो है वो सही नहीं होते हैं। सो शिक्षित का है वो उससे तात्पर्य रखता है कि व्यक्ति मानसिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, नैतिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर उसमें क्या व्यवहार कुशलता
चेंजेज हुए हैं, उससे ये शिक्षा जो है वो जानकारी जोड़ता है। मैंने जो कहा नॉलेज, एटीट्यूड और प्रैक्टिस की बात अगर हम लोग कह रहे हैं, आप अगर एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे तो हमारे पास ज्ञान होता है, सिगरेट का डब्बा लेते हैं, उसमें लिखा होता है सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है जी। ये जानकारी यहाँ है, लेकिन उस जानकारी को हमने आत्मसात नहीं किया। आत्मसात नहीं किया तो हमारा एक्शन क्या है कि हम जान रहे हैं इसमें कि ये पीने से, हमें सिगरेट पीने से हमारे स्वास्थ्य को नुकसान करेगा, हमारा बिहेवियर चेंज नहीं हुआ, हम सिगरेट को पीते हैं। तो ये जो ज्ञान है उसको हम अपने बिहेवियर में परिवर्तन कैसे लाए हैं उसकी बात है। छोटे छोटे मुद्दे हैं। हम सड़क पर चलते हैं तो हमें बाएं चलना है, दाएं चलना है। आप देखेंगे व्यक्ति जा रहे हैं, शिक्षित व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे हैं, कार से जा रहे हैं, उन्होंने केला का छिलका खाया, केले को खा करके फेंक दिया सड़क पर। उन्हें मालूम नहीं कौन इससे गिरेगा, किसकी पैर टूटेगी, किसके साथ क्या होगा। शिक्षित जो है वो तात्पर्य है बिहेवियरल चेंज से। हमने जो नॉलेज हमारे पास है हम उसको प्रैक्टिस में कितना ला रहे हैं उससे ये जुड़ा हुआ है, और ये लाइफ लॉन्ग चलने वाली प्रक्रिया है, व्यापक पैमाना है शिक्षा जो है। यानी कि जो शिक्षा है वो साक्षरता की पहली सीढ़ी है जिसे हम मान सकते हैं, क्योंकि जो लोग साक्षर हैं शिक्षा वही प्राप्त कर सकते हैं और अच्छी समझ के साथ व्यवहार में भी ला सकते हैं। प्रिया, बिल्कुल बहुत सही कहा, और कहते हैं कि शिक्षा आपके अंदर निहित जो शक्तियां हैं उनसे आपको अवगत कराता है, तो आपका साक्षर होना बेहद ज़रूरी है। पुष्पा जी, मेरा सवाल आपसे यहाँ पे ये है कि आपने यूनिसेफ के बारे में बताया, अब हम आपसे जानना चाहेंगे, आपने कहा कि फीमेल एजुकेशन पे आप ज़्यादा फोकस करते हैं, बच्चियों की शिक्षा पे आप ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि अगर हम भारत में के जो डेटाज हैं, स्टैटिस्टिक्स हैं, उस पर बात करें तो लगभग पुरुषों की जो दर है, साक्षरता की दर, और महिलाओं की साक्षरता जो दर है 2011-12 का जो सेंसस है उसमें देखा गया है कि लगभग 20 से 25% का फासला है। जब तक कहते हैं कि पुरुष और महिला जो है समाज के दो पहिए हैं, जब तक दोनों में समानता नहीं आएगी हम एक सुगठित समाज की परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। तो यूनिसेफ के जरिए किन किन प्रोग्राम्स को चलाया जा रहा है, क्या प्रयास किए जा रहे हैं ताकि हम लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों तक ले जाएं, उन तक अक्षर ज्ञान शिक्षा पहुंच सके? जी, इसमें जो फीमेल लिटरेसी की कमी है उसके बहुत सारे कारण हैं। जो सबसे बड़ा कारण है वो एक तरह से अगर रूट में जाकर के देखें तो जो हमारी जो पितृसत्तात्मक व्यवस्था है समाज में, उसके तहत जो लड़कियों की शिक्षा है उसको लड़कियों के लिए उतना वैल्यू नहीं है। बालिका के मूल्य को पहचाना नहीं गया है, और इसकी वजह से कई बार लड़कियों को स्कूल नहीं जाने दिया जाता, या जबकि अगर देखा जाए तो अगर जो बच्चियां पढ़ लिखती हैं वो बहुत आगे आ रही हैं, समाज के हर पहलू में काम कर रही हैं, समाज के हर प्रोफेशन में जुड़ रही हैं, आर्थिक रूप से हर तरह से अपना विकास कर पाती हैं। लेकिन मुश्किल ये है कि कई इस तरह के सोशल नॉर्म्स हैं जिसकी वजह से लड़कियां पिछड़ जाती हैं। इसके साथ साथ चाइल्ड मैरिज एक सबसे बड़ा मुद्दा है। कई बार जो स्टीरियोटाइप्स हैं समाज में लड़कियों की शिक्षा को लेकर के, क्योंकि शिक्षक भी हमारे उसी समाज का हिस्सा हैं, तो जो इनइक्विटी घर में है, समाज में है, वो कई बार स्कूल में भी परपिचुएट होती है। तो उसकी वजह से भी कई बार लड़कियां अपने आप को निगलेक्टेड महसूस करती हैं। ये कुछ मुद्दे हैं। इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि स्कूल में उनके लिए सैनिटेशन की प्रॉपर सुविधा हो, क्योंकि वो भी एक मुद्दा है जिसमें कि जो लड़कियों को कई बार अगर नहीं होता तो उनको जोड़ नहीं पाता। तो ये कुछ मुद्दे हैं। इसमें यूनिसेफ जो है वो समुदाय के साथ उनके जो सोशल बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन के तहत उनमें अवेयरनेस, जागरूकता लाना कि जो शिक्षा, महिलाओं की शिक्षा कितनी इम्पॉर्टेंट है और किस तरह से वो लड़कियों की एजुकेशन को ध्यान में रख सकते हैं। इसके साथ साथ चाइल्ड मैरिज प्रिवेंशन के लिए यूनिसेफ काम कर रहा है, और साथ में जो शिक्षा है, कई बार शिक्षा 86 पॉलिसी में एक बहुत अच्छी बात कही गई थी कि शिक्षा जो है वो समाज में समता और समता का एक माध्यम बन सकता है। तो इसके लिए शिक्षा में टेक्स्ट बुक से लेकर के शिक्षकों का जो प्रशिक्षण है उससे लेकर के जो क्लासरूम प्रोसेस है उसमें लड़कियों को किस तरह से जोड़ा जाए, कैसे जेंडर सेंसिटिव करिकुलम टेक्स्ट बुक डेवलप की जाए, शिक्षकों का किस तरह से प्रशिक्षण हो, साथ में जो क्लासरूम प्रोसेस है उसमें किसी तरह का जेंडर स्टीरियोटाइप्स ना हो, तो वो स्कूल में जो पढ़ाई लिखाई होती है उसमें भी काम होता है, और साथ में समाज में
जो समाज के साथ मिलकर के, कम्युनिटी के साथ, पेरेंट्स के साथ, उनको कैसे अवेयर करना है इस बारे में कि लड़कियों की शिक्षा के क्या कितने फ़ायदे हो सकते हैं, और लड़कियां जो हैं उनकी एजुकेशन कंटिन्यू रहे और वो आगे पढ़ती रहें, आगे बढ़ती रहें, उसके लिए समाज के साथ, कम्युनिटी के साथ, पेरेंट्स के साथ भी इसकी बातचीत होती रहती है। और उसके साथ बहुत सारे कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी से लेकर के बहुत सारे कार्यक्रम जो है उसमें हम लोग काम कर। साक्षरता की अगर बात हो रही है तो अगर भारत में साक्षरता 2020 रिपोर्ट के मुताबिक अगर बात करें तो केरल सबसे अधिक देश में साक्षरता वाला राज्य है। अगर आंकड़ों पर अगर गौर किया जाए तो केरल में 96.2% अगर साक्षरता दर है, तो वहीं अगर बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो बिहार के आंकड़ा काफ़ी इससे नीचे हैं। 70.9% साक्षरता दर है बिहार में, जो नीचे से रैंकिंग में तीसरे पोजीशन पर है। क्या लगता है सर आपको बड़ा कारण इस पे क्या माना जाए, और इसमें कितना कुछ करने की आवश्यकता है, और चुनौतियाँ कहाँ आ रही है, दिक्कतें कहाँ आ रही है इसमें? देखिए, बिहार को अगर हम लोग देखेंगे तो ये थर्ड मोस्ट पॉपुलस स्टेट है हमारे भारत में, और यहाँ पर जो है पॉवर्टी, गरीबी जो है वो काफ़ी बड़े पैमाने पर है। लोगों का रुझान जो है वो शिक्षा के प्रति नहीं है, लोगों में जागरूकता की कमी है। लोग उस तरह से शिक्षा को नहीं देखते कि इसको प्राप्त करने से, हमारे यहाँ शिक्षा प्राप्त करना मतलब सरकारी नौकरी से ताल्लुकात रहते हैं। सो लोगों में जो जागरूकता नहीं है, चेतना नहीं है, इसके प्रति रुझान नहीं है, और गरीबी जो है उससे लोग क्या है, रोटी कपड़ा मकान इसी तक अपने आप को सीमित करके रख ले रहे हैं, इससे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो जो आंकड़े की बात आप कर रहे हैं केरल और यहाँ पर, वो आंकड़े में हमारा स्टेट अगर नीचे जा रहा है तो उसके पीछे ये मुख्य कारण है जो हमने अभी बताया है। इससे उनको दूर करने के लिए हमें लगता है बड़े पैमाने पर जो है जागरूकता का कार्यक्रम करने की आवश्यकता है। लोगों में जागरूकता जो है, अवेयरनेस क्रिएट करने की आवश्यकता है, और इस पर सरकार जो है वो काफ़ी कुछ काम कर रही है। बच्चियां जो स्कूल नहीं आ रहे हैं उनके लिए काफ़ी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। किशोरी मंच का कार्यक्रम है, इनफैक्ट यूनिसेफ ने है सो सपोर्ट कर रहे हैं सरकार को। हम लोगों ने पाया है कि जो मेंस्ट्रुअल पीरियड जो होता है, मासिक समय जो होता है लड़कियों बच्चियों में, उस समय स्कूल से वो ड्रॉप आउट कर जाते हैं, नहीं आते हैं। सो उसके लिए मेंस्ट्रुअल हेल्थ हाइजीन प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। बच्चियों को उसको अवेयरनेस किया जा रहा है। स्कूल में क्या उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर होने चाहिए, सेपरेट टॉयलेट होने चाहिए, सैनिटरी नैपकिन्स की उपलब्धता हो, ये सारे चीज़ों पर काम जो है वो किया जा रहा है। सो एक है कि जो मुद्दे हैं कि क्यों लोग इस पर जागरूक नहीं है, इस पर शामिल नहीं हो रहे हैं, उनमें एक जागरूकता लाना, उनको शिक्षा के प्रति रुझान पैदा करना और इसके महत्व को समझाना ताकि वो इसके मुख्य धारा से जो है वो जुड़ सके। जी बिल्कुल प्रिया, एक बार हम नोटिस कर रहे हैं कि काफ़ी सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं बच्चों के लिए, खासतौर पर अगर बालिकाओं की बात करें, लेकिन जब भी उनकी शिक्षा बाधित होती है, अवरुद्ध होता है, तो हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि ये हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए बहुत ही बड़ा चिंता का विषय होता है। बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और जैसा आपने कहा कि हम एक एनवायरनमेंट क्रिएट करने की बात करें, जैसे पुष्पा मैम आपने भी थोड़ी देर पहले कहा था कि बच्चों को स्कूल तक लाने से पहले आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की ज़रूरत है कि प्रॉपर सैनिटेशन हो, अगर उनको मेंस्ट्रुएशन की प्रॉब्लम है तो वहाँ उनके लिए पर्याप्त व्यवस्था हो कि वापस उनको शर्मिंदगी ना हो या उनको वापस घर ना जाना पड़े। ऐसे तमाम तरह की बातें हैं। ये तो हो गई बात कि यूनिसेफ क्या कुछ कर रहा है। अगर हम बसंत सर आपसे जानना चाहें कि बिहार सरकार के साथ मिलकर यूनिसेफ क्या कुछ ऐसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, क्योंकि आज भी हमारे बिहार में ऐसे बहुत सारे ज़िले हैं, कस्बे हैं जहां तक जो है शिक्षकों की पहुंच नहीं हो पाती है, स्कूल्स नहीं है, काफ़ी किलोमीटर्स, काफ़ी दूरी तय करनी पड़ती है बच्चों को स्कूल तक पहुंचने की, या कभी बाढ़ प्रभावित जो इलाके हैं वैसे इलाके हैं वहां बच्चों को संसाधन मुहैया नहीं हो पाते कि वो स्कूलों तक पहुंच सके। क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि कहा जाता है कि शिक्षा जब तक अंतिम पायदान तक नहीं पहुंचेगी हम समग्र विकास की बात हम नहीं कर सकते हैं। आपसे हम जानना चाहेंगे यहाँ पे। देखिए, अभी हम लोगों ने सरकार के साथ मिलकर के मोबाइल लर्निंग सेंटर जो है वो हम लोगों ने चलाए हैं CSO पार्टनरशिप के साथ में। इस मोबाइल लर्निंग सेंटर में क्या है, एक बस होती है जिसके अंदर में टीवी, लाइब्रेरी, बुक्स, रीडिंग मटेरियल, नोटपैड, ये सारे चीज़ उसमें उपलब्ध रहते हैं। और ये फिर से वही कहेंगे 7 जिले में अभी हम लोग इस कार्यक्रम को चला रहे हैं। जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट से आकांक्षी जिला जो है नीति आयोग के द्वारा जो आइडेंटिफाइड हैं उसमें हम लोग ये कार्यक्रम को चालू किए हैं। और इसमें जो
है कि ये बस जो है उस जगह पर जाती है जहाँ पर बच्चे के लिए स्कूल ना हो, और ख़ास करके अभी कोविड के टाइम में हम लोगों ने इस पर काफ़ी जोर दिया कि कोविड के कारण स्कूल बंद थे, सो बच्चे का जो है लर्निंग नहीं हो पा रहा था। सो उनको सीखने की प्रक्रिया से लर्निंग से कैसे जोड़ा जाए, इसके लिए मोबाइल लर्निंग सेंटर जो है हम लोगों ने चलाया, और ये मोबाइल बस जो है गांव-गांव जाती है, गांव में जा कर के वहाँ पर बच्चों को एकत्रित करते हैं, CSO पार्टनर के जो कोऑर्डिनेटर होते हैं, और वो बच्चे एकत्रित होकर के बस में जो कुछ सुविधाएं हैं, टीवी लगे हुए हैं, लाइब्रेरी बनी हुई है, पुस्तक दे करके उनके साथ वर्कशीट वगैरह दे करके बच्चों को वहाँ पर लर्निंग की प्रक्रिया से जोड़ा जा रहा क्या बात है। सो एक तो ये कार्यक्रम है। हम लोग इसके अलावा अभी मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम चलाए हैं बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के साथ मिलकर के, और ये कोविड में जो बच्चों तक नहीं पहुंच पा रहा था, इस मेरा विद्यालय में मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय प्रोग्राम में क्लास 1 से लेकर के क्लास 12 तक के जो सिलेबस है उस पर जो है एपिसोड बनाए गए, और उसको है सो दूरदर्शन बिहार के माध्यम से चलाया गया है। इसका लाभ है सो बच्चों ने लिए हैं। अभी हम लोगों ने मई में बिहार सरकार के साथ मिलकर के ई लॉट्स प्रोग्राम जो है एक लॉन्च हुआ है 14 मई को। उसमें क्या है, ई लॉट्स में जितने क्लास 1 से 12 तक के जो पाठ्यक्रम हैं उस पर आधारित जो कंटेंट है, विषय वस्तु हैं, वो उसमें अपलोड किया हुआ है। सो कोई भी टीचर और बच्चे अगर उस ई लॉट्स वाले वेबसाइट में जाएंगे तो वो जो कुछ भी वहाँ से जानकारी लेना चाहेंगे वो ऑनलाइन सारा चीज़ उनको उपलब्ध होगा। सरकार के साथ मिलकर के कैचअप प्रोग्राम जो है, लर्निंग लॉस जो हो रहा है, ये लगभग 2 साल बच्चे स्कूल से बाहर रह गए हैं, तो जो लर्निंग का एक गैप हुआ है उसको मीट करने के लिए बिहार सरकार के साथ मिलकर के कैचअप कोर्स जो है वो तैयार किया गया 3 महीने का, और उस 3 महीने पर टीचर्स की ट्रेनिंग की गई, और उस कैचअप कोर्स को भी चूँकि ये फिर से सेकेंड वेव आने से लॉकडाउन हो गया, तो इस कैचअप कोर्स को भी ई लॉट में जो है अपलोड किया है बिहार शिक्षा परियोजना ने। सो कोई भी उसका लाभ है सो ले सकते हैं। करियर पोर्टल हम लोगों ने एक शुरू किया है। बिहार में एक समस्या है कि बच्चे पढ़ जाते हैं, पढ़ने के बाद उनको कहाँ जाना है, क्या करना है, ये मार्गदर्शन नहीं मिलता है। करियर पोर्टल है कि बच्चों को पता है पढ़ाई पूरी हो गई, उनको डिग्री मिल गई, अब उसके आगे का कदम क्या होना चाहिए। आप करियर पोर्टल का जिक्र कर रहे थे, हम चाहेंगे कि इसके बारे में विस्तार से आप बताएं। मैं वही बात कर रहा था कि पढ़ाई करने के बाद छात्रों को ये पता नहीं होता है कि हम किधर जाएं, क्या करें, किस दिशा में जाएं। उसके लिए बिहार सरकार के साथ मिलकर के यूनिसेफ ने ये करियर पोर्टल जो है उसको लॉन्च किया है। इसमें क्या है, कोई भी व्यक्ति छात्र जो है इसमें biharcareerportal.com में जाएंगे, इसका ऐप भी है, वो ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, और ऐप डाउनलोड करने पर उनको इसमें रजिस्टर करना होता है। तो रजिस्टर करने के लिए जो छात्र 10th क्लास में रजिस्ट्रेशन कराए हैं बिहार विद्यालय शिक्षा बोर्ड के साथ में जो रजिस्ट्रेशन होता है हमारा 10th में, वही रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो उनका आईडी बनता है इसमें। उस आईडी उस नंबर को डालेंगे, वो उनकी आईडी हो जाएगी, पासवर्ड क्रिएट करेंगे, और फिर इसमें जैसे ही वो करियर पोर्टल में जाएंगे, जिस क्षेत्र को वो जाना चाहें, चार्टेड अकाउंटेंसी का कोर्स करना है उसमें जाना है, मैनेजमेंट का करना है, इंजीनियरिंग में जाना है, सरकारी नौकरी लेनी है, रेलवे का लेना है, वो सारे पोर्टल में इन्फॉर्मेशन जो है दिए हुए हैं, और उसका वो लाभ ले सकते हैं, और उस तरह से इसको अपने करियर को जो है संभाल सकते हैं। इसलिए करियर पोर्टल इसका नाम जो है दिया। जी बिल्कुल, और इस मामले में कहीं ना कहीं जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, उनको अवेयर रहने की आवश्यकता है, बिल्कुल, ताकि वो लाभ जो है उन तक पहुंच सके। पुष्पा जी, हमारा सवाल आपसे होगा, हमारे देश की जो अधिकतर आबादी है वो गाँव में बसती है, जहाँ पर अगर गाँव में अगर बात किया जाए तो वहाँ भी शिक्षा का जो निम्न स्तर है उससे इनकार हम नहीं कर सकते। लेकिन अभी हुआ क्या है कि गांव में और सुदूर क्षेत्रों में शिक्षा का प्रसार बढ़ा है, और इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते, हालांकि इसके जो निम्न स्तर है वो भी देखने को मिलते हैं। लेकिन एक बात ये भी है कि क्या आप ऐसा मानती हैं कि गांव में, समाज में जो बंधनें होती हैं, जाति धर्म का बंधन, उसमें वो बंध के रहती हैं, और वजह ये सामने आती है कि गाँव में अभी भी महिलाएँ होती हैं, जो बेटियाँ होती हैं, उनके लिए शिक्षा का दरवाज़ा पूर्ण रूप से खुला हुआ नहीं है। इसे लेकर आपसे जानना चाहेंगे कि बिहार यूनिसेफ जो काम कर रहा है उसे इस रूप में किस तरह की बड़ी चुनौतियों को देखना पड़ रहा है, और क्या लगता है इसका निदान कैसे हो सकता है, और बड़ी समस्या क्या आ रही है हमारे समाज में? देखिए, ऐसा है, सरकार के द्वारा भी बहुत सारे कार्यक्रम अब चलाए जा रहे हैं, जैसे कि सबसे जो बड़ा प्रयास था वो 2009 का जो राइट टू एजुकेशन था, उसको पास करना था। तो उसके बाद और उसके पहले भी समग्र शिक्षा, सर्व शिक्षा अभियान, उसके पहले DPP, तो कई सालों से बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो चलाए जा रहे हैं सरकार
की तरफ से कि जिसमें हर बच्चे तक शिक्षा को पहुंचा जा सके। तो ये प्रयास दोनों तरह से करने की बात है। एक तो समाज को अवेयर करना कि शिक्षा उनके लिए क्यों ज़रूरी है, और दूसरा जो स्कूल में जो शिक्षकों के माध्यम से जो पढ़ाई होती है वो पढ़ाई एक तो चाइल्ड फ्रेंडली हो, जो कि जिसमें कि बच्चों को रुचि आए, बच्चे को एक सीखने का माहौल मिले, और उसके साथ साथ उनमें जो एक सेंस ऑफ जो अकम्पलिशमेंट है वो डेवलप हो। और तो ये बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, शिक्षा कितनी इंक्लूसिव है, सभी बच्चों को साथ में लेकर के, चाहे वो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स हों, चाहे लड़कियां हों, चाहे वो किसी भी जाति धर्म से बच्चे हों, वो स्कूल में सब मिलकर के कैसे एक इंक्लूसिव तरीके से पढ़ाई करें, और शिक्षा के माध्यम से हम समाज में इन सारी जो भेदभाव की व्यवस्थाएं हैं उनको हम कैसे ख़त्म करें, इसके लिए हमें शिक्षा की ज़रूरत है। और इस चीज़ को हमें स्वीकार करना होगा कि ये साक्षरता हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं और आगे जाकर के उनको लिखने पढ़ने की जानकारी नहीं होती। यदि शुरू से हम बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दें तो कहीं ना कहीं आगे जाकर के वो जो साक्षरता वाली समस्या है, जो निरक्षरता वाली समस्या है, वो हमें देखने को नहीं मिलेगी। बिल्कुल, बहुत सही बात आपने कही, और इतनी अच्छी बातचीत के लिए, एक ऐसे मुद्दे पे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जिसके बारे में बात करना बेहद ज़रूरी है। सिर्फ एक दिन नहीं, हर रोज़ बात करने की ज़रूरत है, हर कस्बे में जाकर बात करने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमान का हमारे स्टूडियो में आने के लिए और इतनी अच्छी बातचीत के लिए। तो राकेश, कहते हैं ना कि शिक्षित होना एक बहुत बड़ी बात होती है, कि जब आप शिक्षित होते हैं तब आप अपने आप को बेहतर तरीके से समझते हैं, अपने समाज को अच्छे से समझते हैं, साथ ही साथ आपके आसपास हो रही घटनाओं को आप बेहतरीन तरीके से उनका आकलन कर पाते हैं। उसके बाद समस्या का समाधान निकल कर सामने आता है। क्यों राकेश? जी बिल्कुल, और हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य भी यही था कि हमारा कार्यक्रम के माध्यम से आप जागरूक बने, और जागरूकता को लेकर ही आप में जो कमियां हैं उन तमाम कमियों को पूरा करते हुए समाज को भी जागरूक बनाए, चाहे वो साक्षरता को लेकर हो या फिर शिक्षा को लेकर हो। आज का हमारा यह खास कार्यक्रम आपको कैसा लगा, खत के माध्यम से जरूर बताएं। उठाएं कागज और कलम और लिखें हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम बिहार बिहान, निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना 8000001। हमारा ईमेल आईडी है directorddkpatna@gmail.com।